अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताश शायद चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर सेट्स की बात हो रही है। डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई सेट होता क्या है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सही है भाई। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4। अगर हम बात करें सेट की तो ये एक फाइनाइट सेट है। इसके अंदर क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कहलाएगा। अगर इसी के साथ साथ मैं लिख दूं नीचे एक और सेट जिसको एस कह रहा हूँ, ये तो सेट कहलाएगा, लेकिन ये सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि इनमें अलग अलग ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के हम सेट कहते हैं। डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स होती हैं सेट्स की, जिनके ज़रिए हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या कहती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? सेट को वर्ड्स के ज़रिए बयान करने का तरीका। मतलब सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद बात होती है टैबुलर फॉर्म की, और फिर उसके बाद बात होती है सेट बिल्डर फॉर्म की। अगर हम बात करें टैबुलर फॉर्म की, तो टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? लिस्ट डाउन करना सेट के एलिमेंट्स को। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिस्ट डाउन कर दिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है भाई? सिंबल्स के जरिए, नोटेशंस के जरिए सेट को बयान करना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। एक्स जो है 5 के बराबर भी और 5 से छोटा भी है। सही है। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स की नोटेशंस की बात करते हैं। बहुत सारी नोटेशंस हैं जो कि सेट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक्स सेट के अंदर अगर लिखा हुआ है, जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब है सच दैट। सही है। फिर उसके बाद ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। ये है नॉट बिलोंग्स टू। ये है इक्वल टू, जैसे कि आपको पता ही है। ये सिंबल है इक्विवेलेंट टू। ये सिंबल है सबसेट का। ये है प्रॉपर सबसेट। फिर उसके बाद ये सिंबल है सुपरसेट का। ये सारे अभी नोटेशंस बता रहा हूँ, उनके नाम बता रहा हूँ, आगे इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये सुपरसेट है, ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये इक्विवेलेंट टू है। ये सारी बातें हम आगे भी जाके करेंगे। सही है।
ये साइन किसकी है? ग्रेटर देन। ये साइन किसकी है? लेस देन। ये है ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये है लेस देन, इक्वल टू। तो ये तकरीबन यहाँ पर मैंने सारे नोटेशंस को लिख दिया है जो कि सेट्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद बात होती है सेट्स की टाइप्स की। सही है। नंबर 1, नल सेट, जिसको हम वाइट सेट भी कहते हैं, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे नल सेट को हम दो तरीकों से लिखते हैं, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद बात होती है सिंगलटन सेट की। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक एक एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सही है। फिर उसके बाद बात आती है इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? ऐसे दो सेट्स जिनकी नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल हो। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें सेट ए की, तो सेट ए का ऑर्डर क्या है? सेट ए के अंदर 3 वैल्यूज हैं। सेट बी के ऑर्डर की बात करें तो सेट बी का ऑर्डर क्या है? इसके अंदर भी 3 वैल्यूज हैं। अंदर वाली वैल्यूज सेम नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर जो वैल्यूज की तादाद है वो सेम है। मतलब ऑर्डर सेम है, मतलब ओ ए और ओ बी सेम है। जब भी ऑर्डर सेम होगा, जब भी तादाद सेम होगी, तो हम इन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? ए इज इक्वलेंट टू बी और बी इज इक्वलेंट टू ए। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बात सबसेट्स की। दो तरीके के सबसेट्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो प्रॉपर सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है? if A is subset of B and B contains at least one element which is not an element of A, then A is a proper सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या बच्चों? इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ए एक ये सेट है, बी एक ये सेट है। बी के पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ए के पास नहीं है। बाकी एलिमेंट्स तो सेम है,
लेकिन B के पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि A के पास नहीं है, और A जो है वो B का कुछ हिस्सा है, A B का कुछ हिस्सा है, तो हम कहेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, तो प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, आइए उसको भी देखते हैं हम। इम्प्रॉपर सबसेट की मैं बात कर रहा हूं अब। अगर ए और बी इक्वल होंगे, मतलब आपके पास ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 1 2 3, तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स तो हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी कह सकते हैं ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट का कोई सिंबल नहीं है, इसके लिए हम सबसेट का सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं। सही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन को देख के हम ये बात कह सकते हैं। फिर बात होती है डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? इफ A intersection B is equal to null set, then A and B are called disjoint sets। मतलब बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है ये रहा, एक सेट B आपके पास 4 5 6। दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इसलिए हम इन दोनों को डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? ओवरलैपिंग सेट्स की। इफ A intersection B is not equal to null set, then A and B are called overlapping सेट्स। मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट नहीं आया, ये एक सेट है, दूसरा सेट आपके सामने है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा सेट 2। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे, इसलिए हम इन दोनों को ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स के बाद अगली टाइप पे चलेंगे हम, जिसको हम कह रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स। अब अगर हम एग्जॉस्टिव सेट्स की बात करें तो एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से सेट्स हैं? इफ A and B are subsets of U such that A union B is equal to universal set,
then the sets A and B are called exhaustive sets। अगर दो सेट्स का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया तो हम उनको एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सेल्स की। इफ टू exhaustive sets are disjoint, then they are known as cells। और partitionate सेट्स। दोनों की बातें भी समझाता हूँ बच्चों। अगर एग्जॉस्टिव सेट्स की बात करें तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल आना चाहिए एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू नल सेट आना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। सही है। सेल्स के लिए क्या है, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट होना चाहिए एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए नल सेट के, मतलब साथ साथ ये डिसजॉइंट सेट भी होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6 and U is equal to 1 2 3 4 5 6, then A and B are called, ऑप्शंस हो सकते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स, सेल्स, ओवरलैपिंग सेट्स, या फिर डी क्या हो सकता है, नन। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकाल के देखना होगा। ए और बी का यूनियन निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यूनिवर्सल सेट आ गया। ए बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं इन दोनों सेट्स का, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नल सेट आ जाएगा, मतलब ये नल सेट के बराबर आ गया। क्योंकि यूनिवर्सल आ रहा है, यूनियन यूनिवर्सल आ रहा है, इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेल्स कहेंगे, मतलब इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके एमसीक्यू इसी तरीके के आते हैं। फिर उसके बाद बात होती है ऑपरेशन ऑन सेट्स की। नंबर 1 ऑपरेशन यूनियन, ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to A और x belongs to B, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to A और को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों रास्ते हैं इसको लिखने के ऐसे। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन के लिए A intersection B is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B, बीच में एंड आ जाएगा। और सिंबॉलिकली
एंड को हम ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन के बाद बात हो रही है डिफरेंस की। a minus b, x such that a belongs to b and x not belongs to, मतलब x belongs to a and x not belongs to b, क्योंकि b माइनस हो रहा है तो b से बिलोंग नहीं करेगा। b माइनस a की बात करें तो x such that x belongs to b and x not belongs to a से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा कि a कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस a, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सही है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे अगर बात करूं मैं कॉम्यूटेटिव लॉ की, तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, a यूनियन b बराबर है b यूनियन a के, या फिर a इंटरसेक्शन b बराबर है b इंटरसेक्शन a के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है हमसे कि a यूनियन b यूनियन c बराबर है इसके, और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन के हवाले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आगे मैं बात कर रहा हूं अभी। तो उसके बाद बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, होता क्या है कि ये जो ए इंटरसेक्शन है ये बी के साथ भी आ जाएगा सी के साथ भी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी के साथ आ जाएगा तो ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको हम कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी यूनियन सी, जिसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के साथ भी आ जाएगा सी के साथ भी, ए क्रॉस सी। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ओवर यूनियन, और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद बात होती है डे मॉर्गन्स लॉ की। सही है, तो डे मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है भाई
आपको याद ही होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। एक और है डिमॉर्गन लॉ हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। सही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशंस। तो ये बात आपको खास याद रखनी है कि ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। सही है। एक चीज और रही थी पीछे डिस्कस करना, पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ ए is equal to 2 की पावर n, where n is equal to number of elements in A। सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, n। बेटा पावर सेट में और सबसेट्स में क्या फर्क होता है, A अगर आपके पास एक सेट है 1 2, तो इसका जो पावर सेट है वो क्या होगा, हमने इसके सबसेट्स बना दिए, नल सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 1 2। ये सारे के सारे सबसेट्स कहलाएंगे, ये सारे के सारे पावर सेट नहीं कहलाएंगे। पावर सेट कब कहलाएंगे, जब मैं दोनों साइड्स पे करली ब्रैकेट लगा दूं। दोनों साइड्स पे करली ब्रैकेट लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि ये पावर सेट बन जाएगा, क्योंकि पावर सेट क्या है, बेसिकली किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनके सेट को हम पावर सेट कहते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम्स की, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर वेन डायग्राम के सवाल भी आते हैं। वेन डायग्राम है क्या भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। अगर सेट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ए यूनियन बी का ग्राफ मतलब वेन डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने ये दो सर्कल्स बना लिए और ये एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो दोनों सर्कल्स हैं वो सेट ए सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यूनियन की बात करें, दो सेट्स का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन निकालने पे क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल जाते हैं। तो ए और बी की जब बात होगी तो हम ए और बी पूरे पे शेडिंग करेंगे। सही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, दोनों सर्कल्स का जो रीजन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हम इसको कलर करेंगे, यहाँ पे शेडिंग करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। ए की सर्कल बना लेते हैं क्योंकि एक सेट की बात कर रहा हूँ मैं। सही है, सेट ए की बात कर रहा हूँ मैं।
u माइनस ए का मतलब u में से a निकाल देंगे, तो u पूरा है उसमें से a निकाल देंगे, मतलब a को छोड़ देंगे, a को छोड़ के बाकी तमाम रीजन पे शेडिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगी a कॉम्प्लीमेंट की, मतलब u माइनस ए की। अगर हमसे कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएं, तो हम वो कैसे बनाएंगे बेटा? वैसे तो ऐसी डायग्राम बनाने के लिए हमें बहुत सारी डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की अलग बनानी पड़ेगी, बी कॉम्प्लीमेंट की अलग, और फिर यूनियन करना पड़ेगा। ज़्यादा आसान तरीका इसका बता रहा हूँ कि डिमॉर्गन्स लॉ के तहत आपको पता है कि बराबर होता है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब यू में से ए यूनियन बी वाला रीजन निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी पूरा, माइनस करने का मतलब है यू में से ए और बी पूरे को निकाल देंगे। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे बात की जाए तीन सेट्स की, ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो तीन सेट्स के लिए हम क्या करेंगे? तीन सर्कल्स बना दिए हमने। तीन सेट्स का मतलब है, तीन सेट्स के यूनियन का मतलब है मतलब तमाम वैल्यूज इन तीनों सेट्स की तमाम रीजन पे कलरिंग कर देंगे, मतलब शेडिंग कर देंगे। फिर उसके बाद अगर बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, तो यहाँ पे फिर से तीन सर्कल्स बनेंगे ए बी सी। अब ए बी सी में कॉमन जगह कौन सी है? तीनों के अंदर कॉमन रीजन ये। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये यहाँ पे हम शेडिंग कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब बी बड़ा होगा ए से, मतलब ए जो है वो बी के अंदर मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो इसके लिए क्या होगा? अब हमारे पास तीन सर्कल्स बनेंगे। सही है। ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी जो है सबसेट है सी का, मतलब सबसे छोटा कौन हुआ? ए, फिर बी, फिर सी। तो हमारे पास ये बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी भाई? सबसे पहली बात तो यहाँ पे कही जा रही है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी के अंदर तो हमने ए बना दिया। कह रहे हैं ए और सी का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, मतलब ए और सी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सही है। ए और सी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे की डायग्राम आपके पास वेन डायग्राम ये बन जाएगी। तो इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे सेट्स जो हमारा टॉपिक है उसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है।